हेलो हाय जयशंकर सभी को। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है कि पुष्करणा समाज में अगर बात करो एक अहम योगदान किया, एक गौरवान्वित करने की, तो उन्होंने बहुत कुछ दिया है पुष्करणा समाज को। मैं बात कर रहा हूं पूर्व न्यायाधीश और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास की। सर बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। सर परिचय के मोहताज तो अब है नहीं सर, आप बहुत बड़े पद पर विराजमान है, फिर भी एक छोटा सा परिचय हमारे व्यूअर्स को जरूर दें। मैं तो जोधपुर की गलियों में ही खेल कर बड़ा हुआ हूँ। मेरी मम्मी जो लोक गायिका थी श्रीमती फतेह कुमारी व्यास। मैं अपने माता पिता की तीसरी संतान हूँ। हम 5 भाई और 1 बहन है। और मेरे जन्म के बाद में मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है बाल विकास केंद्र अपने ब्रह्मपुरी में है, वहाँ मेरी मम्मी टीचर हुआ करती थी। और उसके बाद में 5 साल यहाँ पढ़ाई की। फिर छठी में जब हम आए, 6 क्लास में जब आए, तो मेरे पिताजी की जो सर्विस थी वो बीकानेर वेटरनरी कॉलेज में लग गई। तो हम पूरा का पूरा परिवार शिफ्ट हो गया बीकानेर में। तो 1/4/1966 को हम बीकानेर चले गए। ये मैं तिथि इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे वापस जोधपुर आने की तिथि 1/4/85 वापस बनी, लेकिन एक हादसे के बाद बनी। 11वीं से लेके, बचपन से लेके संगीत का शौक़ रहा। संगीत का शौक़ इसलिए रहा कि मम्मी बहुत अच्छा गाती थी और वो आकाशवाणी की कलाकार थी, लेकिन अपने पुष्करणा समाज में गाने को, महिला संगीत गाने वाली को अच्छा नहीं समझते थे पहले। लेकिन उसके बाद में कुछ जब आधुनिक युग आया, संगीत के प्रति लोगों का रुझान हुआ, तो मम्मी को स्वीकृति मिली और फिर वो आकाशवाणी की भी हाई कलाकार बनी। एशियाड 82 में मम्मी ने पास गायन किया था अंतर्राष्ट्रीय, उसमें मेरी बहन भी गाती है। मैं आकाशवाणी में अनाउंसर पढ़ता था। जब मैं आकाशवाणी में 6 साल अनाउंसर रहा, कैजुअल अनाउंसर। लेकिन जिस दिन मैंने LLB कर ली, उस दिन मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, वो काम बदल। लेकिन एक बात जो मेरे जीवन का एक ऐसा पहलू है, वो शायद मैंने पहले कभी किसी को नहीं बताया, वो बता रहा हूँ। तो पिताजी ने एक काम शुरू किया जिसको सीखो और कमाओ योजना कहते थे। तो उन्होंने हमको कुर्सियाँ बनाना सिखाया और उससे जो पैसा हुआ करता था, तो उससे हम हमारी फीस वगैरह भरते थे और पिताजी का सहयोग भी होता था। और पिताजी ये चाहते थे कि हम पाँव पे खड़े हो जाएं। मैंने वकालत शुरू की 1981 में, लेकिन श्रीमान अशोक गहलोत जी के साथ काम करते थे, तो एक बहुत ही मतलब यंग एज में, युवा स्थिति में मुझे राजस्थान उच्च न्यायालय का सरकारी वकील बना दिया। अशोक गहलोत जी ने मुझे 15 जुलाई 1986 को राजस्थान हाईकोर्ट का सरकारी वकील बना दिया। तब तक मैंने सर्विस मैटर और फौजदारी केसेस, क्रिमिनल केसेस के अंदर कुछ अच्छी तालीम हासिल कर ली। तो मैंने अपना काम शुरू किया। तो मेरा जीवन शुरू हुआ 30/6/1990 के बाद। नथावतों की बारी में एक ऐसी जगह रहते, ऐसे मकान में रहते थे, पूरा टूटा फूटा मकान था। और नथावतों की बारी में जो सार्वजनिक बाथरूम बने हुए थे, उसी में हम अपना जीवन चलाते थे। लेकिन वकालत जब शुरू हुई, तो ऊपर वाले की मेहरबानी से 2 साल के अंदर इतनी ज़बरदस्त वकालत चली नथावतों की बारी में चलने से, तो मैंने सब कुछ हासिल कर लिया 2 साल के अंदर। पापा जी रोज़ एक बात कहते थे। मैं पूछता, मैं क्या करूं पापा, जब मैं पढ़ता था, जब उन्होंने वो एक बड़ी मजाक में कहते थे, तो हरकिया मोची बन जा। तो मैं कहता, हरकिया मोची का मतलब क्या है? कि हरकिया मोची जो बैठता है अपने नथावतों की बारी के नीचे में, इतनी बढ़िया पॉलिश करता है कि वहाँ 100 आदमी अपने जूते ला के रख के जाते हैं। तो उन जूतों के पॉलिश उसी से कराते थे, क्योंकि वो एक्सपर्ट था। तो यू शुड बी एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर वर्क। तो मैंने एक्सपर्टीज़ में सर्विस मैटर, नौकरी व सेवा संबंधी मामलों को और क्रिमिनल केसेस के अंदर महारत हासिल करने की कोशिश की। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि जैसे आपने जिक्र किया था शुरुआत में, आपने जो भी तारीखें हैं वो बराबर याद रखी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा सर, कौन सी बादाम आपके ऐसे घर में आती है कि सारी तारीखें याद रहती है? एक्चुअली क्या होता है, मारवाड़ी में कहावत है, चोको खायड़ो चोको कुटी जोड़, वो बहुत याद रहे। तो जीवन में मैंने सबसे बड़ा मेरे सक्सेस का राज आपको बता देता हूँ, बच्चों को बताना चाहता हूँ। जिसकी आवश्यकता कम है वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। बिल्कुल। अगर मैं 50,000 रुपये महीने का कमाता था, तो अगर मैं सोचता कि मैं 5,000 रुपये का वो शर्ट लेके आऊँ, तो जीवन नहीं चल सकता था। तो मैं आज भी, मेरे पास में 2 जोड़ी जूते और 2 जोड़ी चप्पल आज भी वही हैं। और जब मैं वकालत शुरू की तब भी वही थी। जज बना तब भी 2 जोड़ी जूते हुआ करते थे। मेरी एक, पता नहीं उस परमात्मा ने, कोर्ट में भी सब कहते थे एक फ़ोटोग्राफिक मेमोरी है। जब वकील था जब भी ये कहते थे फोटोग्राफिक मेमोरी है। और जब मैं
जज बना तब भी कहते थे इनके यहाँ गड़बड़ नहीं की जा सकती है, एक बार देख ली कागज़ तो निकल जाएंगे। एक हंसी मजाक की बात बताता हूँ, मैंने मेरे जीवन में कभी भी अकाउंट नहीं रखा। पैसे कमाए तो जो फीस आती थी वाइफ को दे देता था, लेकिन वाइफ को मैं कोई खर्चा होता तो कहता तेरे पास इतने पैसे हैं, तो वो कहती तुमको कैसे पता? मैंने कहा मुझे सब पता है, मैं देता हूँ तो याद रखता हूँ। तो मेरे भाई लोग मजाक करते थे, भाभी जी ध्यान रखना ये नोट के नंबर भी बता देंगे, इसलिए नोट के नंबर किसी को देना मत। इसलिए मजाक की बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात आज इम्पोर्टेंट तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, हमारे समाज के, पुष्करणा समाज के लड़के, युवा लड़के, चाहे वो ठान लेना तो करके नहीं गुजरते। नहीं, ऐसी आज जैसा आपने बताया कि जिसके पास धन आया उसका दिमाग, लेकिन मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सर आज इतने बड़े पद पर विराजमान है, लेकिन जब भी अपनों से मिलते हैं या अपने से छोटे से या बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं उतनी ही शालीनता से मिलते हैं जितना पहले मिला करते थे। सर इसका क्या राज है? सर मैंने कल जैसे आपसे मुलाकात हुई थी तो आप सबके बीच में बैठ के उतनी ही मस्ती मजाक में जो अश्लील गाली गायन है वो गाते हैं, सबसे मस्ती मजाक करते हैं। कभी आपको ये नहीं लगा कि नहीं यार मैं इतने बड़े पद पर विराजमान हूँ तो मेरी शोभा थोड़ा कम? वो बताएं सर। अगर एक पेड़ जहाँ से बीज जहाँ से उगता है, अगर उस पेड़ से दूर जाने की कोशिश करेगा तो सर्दियाँ वो नीचे गिरेगा। तो अपने जड़ों के साथ में जो व्यक्ति रहता है वो जिंदा ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। आज जड़ों के साथ जो लोग नहीं रहते हैं वो उस दुनिया में जी नहीं सकते। अब पुष्करणा समाज की रीति रिवाज, मुझे आज भी सारे तो पुष्करणा समाज के गीत आते हैं, मुझे सारे त्यौहार में जाना अच्छा लगता है, मुझे हर तरह की हमारी जो विधा है वो उसको ध्यान रखना अच्छा लगता है। मेरे पापा रोज़ क्या करते थे कि पयो के जाऊँ के जापरो, जायदाद के जाऊँ के जापरो, हिम्मत जाने लगी तो कह रहे हिम्मत तू कहाँ जा रही है? हाँ। तो हिम्मत नहीं जानी चाहिए, हिम्मत तो नहीं जानी चाहिए। हमारे पास में हिम्मत है। आज विश्व के आप अमेरिका में देखो, इंग्लैंड में देखो, कहीं भी देखो, आपको पुष्करणा लड़के बहुत मिलेंगे जो खूब काम करने वाले, परफेक्शन वाले लड़के हैं। तो मेरा आप लोगों से भी ये कहना, ये काम खराब, वो पापा रोज कहते थे कोई काम खराब नहीं है, एक काम को पकड़ के आगे चलो, ये काम पकड़ लिया मैं यही करूँगा बिल्कुल बस। तो वो काम, जैसे तुम्हारा काम है ये टीवी का काम है, किसी का फिल्म का काम है, तो वो जिस लाइन में है उसमें परफेक्शन हासिल करने की कोशिश करें। ज़रूरी है। अच्छा सर मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा, माफ़ करना मस्ती मजाक वाला सवाल है, लेकिन फिर भी जैसे आप तो सर हाई कोर्ट के जज रहे हैं, तो आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि आपकी वो आदत हो गई हो, आपको खाना नहीं पाया हो तो आपने कहा कि चलो फैसला सुनाता हूँ, आज के बाद ये खाना नहीं बनेगा, और फिर आपने निब तोड़ दी हो? ऐसा कभी हुआ सर? एक आपको फिल्म में जो होता है वो कोर्टों में नहीं होता। अच्छा। कोर्ट में ये तुम्हें जो आर्ग्यूमेंट करते जोर से बोलते हैं ना, बिल्कुल। ये कोर्ट में अगर इतना जोर से बोले तो कंटेम्प्ट का नोटिस जारी हो जाते हैं। तो अपनी बात को संयम से, सबसे बड़ा संयम है। संयम हर चीज़ के लिए आवश्यक है। संयम जिसके पास है वो भी आदमी तरक्की करता है। तो हर एक एडवोकेट, हम सबमिसिव एडवोकेट, क्या होता है कि हाई कोर्ट की फंक्शन जो काम करने का है वो एक नीचे की कोर्ट से ऑल टुगेदर डिफरेंट है। हमारे यहाँ हम 226 की पावर एक्सरसाइज करते हैं। रिट, जो आप सुना होगा, रिट याचिका पेश करो हाई कोर्ट में। जी सुना है, पर रिट याचिका का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में एक ऐसी धारा बनी है, उसका है 226, अनुच्छेद 226। उसमें 5 तरह के केस होते हैं। एक का नाम होता है मैंडेबस, परमादेश, एक हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होता है प्रोबिशन, किसी को प्रतिषेध करना, रोकना होता है, एक होता है को वारंटो, जिसके अंदर आदमी कहता है मैं सक्षम हूँ, मैं कुर्सी पे बैठूंगा, वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, और एक होता है सरसराई। सरसराई का मतलब नीचे की कोर्ट गलत काम करे, उसको क्षेत्राधिकार नहीं है फिर भी वो काम। तो ये 5 तरह के आदेश राजस्थान हाई कोर्ट या कोई भी हिंदुस्तान का हाई कोर्ट जारी कर सकता है। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। अच्छा सर, एक सवाल आपसे मैं ये करता हूँ, कभी कोई ऐसा केस आया हो जिसे फैसला सुनाते वक्त आपकी आंखें नम हो गई हो, या आपको लगा हो कि यार ज़िंदगी में पहली बार ऐसा केस आया है मेरे सामने? नहीं, ऐसा तो इसलिए नहीं हुआ। जब एक आदमी परिपक्व हो जाता है और उसका लीगल एक्यूमेन जो होता है वो इस स्टैंडर्ड का हो जाता है कि वो इन सब लोगों से परे हो जाता है, जब भी वो न्याय की कुर्सी पर बैठता है। हमारे यहाँ बहुत से केसेस जो आता है, हाई कोर्ट में जो कोई केस आता है तो क्रिमिनल साइड में तो अपीलें आती हैं। नीचे के फैसलों की जो फैसले होते हैं, उन फैसलों में अवैधानिकता क्या है, अवैध है या लीगल है, इलीगल है, उसको ठीक करने की पावर होती है। और रेट जुरिस्डिक्शन में हम डायरेक्टली सुनते हैं, वो हमारा सीधा हमारे पास में केस लेकर, जैसे आप देख रहे होंगे किसी बच्चियों को उठा के ले जाने की बात चल रही है, उसको ले जाके बंद करने की बात चल रही है,
तो उसको हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन कहते हैं, बंदी प्रशिक्षण की याचिका कहते हैं। तो उसमें उसके माता पिता जो हो जब केस लेके आते हैं, रिट लेके आते हैं, तो उसमें नोटिस जारी करके हम पुलिस को कहते हैं उसको रिकवर करके हमारे सामने लाओ। अगर वो 18 साल से ऊपर है, मेजर है, तो उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके अगर वो अपनी इच्छा से जहाँ जाना चाहती जा सकती है। लेकिन वो अगर किसी के प्रभाव में हो, संकट में हो, तो हम उसको तुरंत उसकी कस्टडी पुलिस को क्या करके लेके उसके पिताजी माताजी को या नर निकेतन में भेज देते हैं। तो ये पावर है फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने की। तो एक दो फांसी के भी ऑर्डर किए मैंने, जो फैसला किया, तो उसमें फांसी हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं देता है। सेशन कोर्ट जो फैसला करके फांसी का उसको पुष्टि करने के लिए हाई कोर्ट में भेजते हैं, कंफर्म करने के लिए हाई कोर्ट में भेजते हैं। तो उसको हम रीअसेसमेंट करते हैं, एविडेंस जो आती है जिसके बेसिस पे सजा दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए हैं कि फांसी की सज़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होनी चाहिए। हर केस में फांसी की सज़ा नहीं हो सकती। मर्डर केस में 2 ही सजाएं हैं, एक तो है आजीवन कारावास और एक फांसी की सज़ा। तो आजीवन कारावास की सज़ा जो होती है वो अगर सर्कमस्टेंसेस में देखते हुए होती है आजीवन कारावास। लेकिन ऐसा केस हो, जैसे जिस केस में मैंने फांसी की सज़ा को कंफर्म किया, वो रेप का केस था, प्रतापगढ़ का केस था। उसमें एक छोटी 6 साल की बच्ची के साथ में रेप करके उसका मुंह पत्थर से फोड़ दिया था। तो इस पे उसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, उसको कंफर्म किया था। हालांकि वो भी ऑर्डर अभी सुप्रीम कोर्ट से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जिसको अमानवीय कृत्य करने वाला व्यक्ति, जिसके दिल में दया भावना है ही नहीं, वो बस हर बात को अपराध करने की उसमें रहता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ऑर्डर करते समय कभी मेरे जीवन में नहीं आया, लेकिन कभी कभी दुख जरूर हुआ। एक केस था जिसके अंदर एक लड़की, यंग लड़की थी, वो विधवा हो गई थी। सिलेक्शन उसका आरपीएससी में हो गया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जब दिखाने गई वहाँ, तो रास्ते में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। वो जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट थी, सेकंड ग्रेड टीचर। तो उसने हाई कोर्ट में रिट लगाई कि अब मेरा केस मुझे नियुक्ति के लिए विडो कैटेगरी में ले। उसने आरपीएससी में एप्लीकेशन लगाई कि साहब मेरा केस इसमें ट्रांसफ़र करो, जनरल कैंडिडेट में नहीं लेके रिजर्वेशन में ले जाओ। आरपीएससी ने मना कर दिया कि भाई लास्ट डेट जिस दिन तुमने फॉर्म उस तो तुम शादीशुदा थी, तुम्हारा हस्बैंड था। तो उसने कहा कि आज जब नियुक्ति के लिए लिस्ट निकलने वाली है, उससे पहले मेरे साथ में हादसा हो गया, मैंने थोड़ी किया, उस परमपिता ने किया है, तो मुझे कैटेगरी चेंज करो। तो आरपीएससी ने, सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे कानून के हैं, लेकिन मैं खारिज कर रहा था वो केस। तो उसने एक ऐसी बात कह दी जो मेरे दिल पे लग गई। उसने कहा कि ऐसे तो आप कहते हैं कि न्याय के मंदिर हैं, मैं इतने दुख से आपके सामने आई और आप मुझे मना कर रहे हैं केस के लिए, जैसा चाहो ऑर्डर कर दूं। तो मैंने कहा नहीं, आज इसे ऑर्डर नहीं करेंगे। तो मैंने सरकारी वकील साहब जेपी जोशी साहब को बुला के मैंने कहा आप ये कागज़ लो, कल जवाब आप पेश करना। उन्होंने भी, बहुत प्रखर वकील थे जेपी जोशी साहब, तो उन्होंने कहा नहीं इसमें क्या करना है साहब, इसका कोई अधिकार है नहीं, ये वीटो कैटेगरी में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती कि इसने जनरल कैंडिडेट है, और जनरल कैंडिडेट जिस इसने फॉर्म दिया उस दिन तो मैरिड थी, इसका हस्बैंड था। मैंने कहा कल करेंगे फैसला। रात को बैठ के खूब सोचा। सोचने में सुबह सोचने से कई बार क्या होता है, उसका निर्णय मिल जाता है। तो मेरे दिमाग में आया कि जब रिजर्वेशन क्लास के कैंडिडेट होते हैं वो मेरिट में आ जाते हैं, तो उनका अपने आप शिफ्ट कर देते हैं मेरिट में। वो अगर जनरल क्लास से कॉम्पिट करते हैं, उनके बराबर न मिला तो उनको शिफ्ट कर देते हैं। वो कहते थोड़ी हैं, आरपीएससी वाले खुद उसको ट्रांसफ़र करते हैं और रेस्ट ऑफ द वैकेंसीज फिर आरक्षित पद से भर देते हैं। तो जनरल कैंडिडेट्स जो हैं उसमें भी वो आ जाते हैं, इसमें भी वो आ जाते हैं। तो उनको बिना पूछे कैटेगरी चेंज कर, जिसके साथ मतलब कैजुअलिटी हुई है। मैंने दूसरे दिन आते ही मैंने कहा बताइए उसको कैसे चेंज करते हो। साहब ये तो संविधान की मंशा है, संविधान की मंशा आर्टिकल 50 के अंदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, तो महिलाएं तो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। हाउ यू कैन, ये इनके लिए भी रिजर्वेशन है, विडोज़ के लिए है। तो विडो अगर उस डेट से पहले हुई तो देते हो, उसके बाद वाले को नहीं देते हो, लेकिन लिस्ट नहीं निकली है। मैंने वो फैसला उसके हक में कर दिया। हक में करके मैंने कहा वाइल एक्सरसाइजिंग माई पावर अंडर आर्टिकल 2 to 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई एम पासिंग दिस ऑर्डर टू कंसिडर हर केस फॉर अपॉइंटमेंट इन द विडो कैटेगरी। हालांकि कानून के हिसाब से मेरा फैसला ठीक नहीं था, लेकिन दिल से किया गया फैसला था। तो उसकी अपील हुई फैसले की। अपील में भी वो अपील खारिज हो गई कि भाई 226 की पावर करके किया तो हाईकोर्ट हमने पावर यूज़ किया, तो हम इसमें क्यों इंटरफेयर करें। सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सेकंड के वीडियो लड़की नो, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की। तो उस बच्ची को नौकरी मिली। मेरे एक मामा थे, उन्होंने मुझे ये कहा तो न्यायाधीश तो बन गया है, तेरे साथ में तेरा परिवार
तेरी खुद की पर्सनैलिटी और हमारा समाज का नाम तेरे पीछे है, और कभी कोई गड़बड़ करेगा तो हमारे पे चिटा कसी। एक सवाल आपसे मैं ये करता हूँ, कभी आप हाई कोर्ट के लिए निकल रहे हैं और तभी बच्चों ने बोला हो कि पापा वो एक अभिनेता अभी पेशी के लिए आने वाला है आज, तो उसके साथ फोटोग्राफ या उसका ऑटोग्राफ मिल सके, कभी ऐसा हुआ? होता है, बच्चे नहीं लूँगा मैं उस अभिनेता का, पर आप पहचान गए होंगे क्योंकि अक्सर वो अभिनेता हमारे जोधपुर में पेशी के लिए आ चुके हैं। अब उनकी पेशी शायद मुंबई से ही होने लगी है। आपको मैं बता दूं कि वो आप शायद सीनियर अभिनेता सलमान खान की बात कर रहे हैं, तो अब मैं रिटायर हो गया इसलिए नाम ले सकता हूं। उनका एक केस था, वो मेरे सामने लगा, लेकिन मैंने सुना नहीं, मैंने कह दिया कि किसी और के पास लगाया जाए। वो मैंने इसलिए कहा कि जिस हिरण का वो मारने का आरोप था उनके ऊपर, उसमें जिस डॉक्टर ने उस हिरण का पोस्टमार्टम किया था, मैं उसका एक ज़माने में वकील रह चुका था, तो मैंने ये उचित समझा कि इस केस को मुझे नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकरण में एक अगर कोई किसी केस को मैंने सुन रखा, मैंने वकील रह चुका हूँ, तो मुझे नहीं सुनना चाहिए। तो मैंने उसको सुना नहीं और दूसरे के पास, उसके बाद में उनके केसेस मेरे सामने कोई नहीं लगे, क्योंकि एक बार एक्सेप्शन कर देता है कोई जज कि मैं ये नहीं सुनूंगा, तो उसके बाद में वो दूसरा केस, उसका केस उसके सामने नहीं लगता, फिर दूसरे के सामने भाई इन्होंने मना कर रखा है। तो और बच्चे कहते थे कि सलमान खान आए हुए हैं उनसे, तो मैंने कहा भाई देखो, मैं तो अभी पद के ऊपर बैठा हूँ, किसी को कह नहीं सकता। बिल्कुल। और तुम्हें देखना है तो टिकट ले और फिल्म जाकर देखो, बस यही हुआ। नहीं, ये सवाल मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि जब मेरे चाचा जी जो कोर्ट में थे, जो साथ नहीं है, लेकिन मैं भी उनसे अक्सर कहा करता था कि वो सलमान खान आने वाला है, क्योंकि मेरा फेवरेट हीरो में से एक रहा है सलमान भाई, तो लगता था ऐसा कि यार फोटो ऐसा दूर से ही दिख जाए, तो इसलिए मेरे मन में ये सवाल आया था। मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि सर, जो हमारे गेस्ट होते हैं, मेहमान जो होते हैं, उनकी तरफ से एक मोटिवेशन मैसेज रहता है कि कैसे वो एक इन छोटी सी गलियों से निकल के इतनी मुश्किलों का सामना करके भी इतने बड़े पद पर विराजमान हो सकते हैं। ये पद वगैरह होते हैं तो क्रिएटेड इंसान के हैं। अगर बड़ा बनना है और बड़ा करने की कोशिश करनी, तो सबसे पहले एक तो बचपन की जो इच्छाएं होती है ना, वो बुढ़ापे तक नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हर वक्त व्यक्ति घमंड से, अपने किसी बात से अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करेगा, बच्चों में रूल करने की कोशिश करेगा, तो वो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि फिर वो उसकी एकांतवास उसको पसंद होने लग जाता है। मैं तो इस स्वभाव का हूँ ही नहीं, मैं तो मेरे बच्चों के साथ में खेलता रहता हूँ, मैं दोस्तों के साथ में, मेरे भतीजों के साथ में छेड़ता रहता हूँ, गाना गाता रहता हूँ, उसी से मैं जिंदा रहता हूँ। क्योंकि अब 68 साल की उम्र हुई है, अगर मैं उनके साथ में यूँ वो मोनार्क की तरह, तानाशाह की तरह, मेरे पास में आके नहीं बैठेंगे। मेरे नाना जी कहा करते थे कि इनको गुलाब जामुन खिलाओ, इनको वो खिलाओ, तो मम्मी कहती आदत ख़राब हो जाएगी। कि नहीं, मैं करना चाहता हूँ ख़राब। कि क्यों? कि जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो इनको आदत पड़ जाएगी, तो खरीद के लाएंगे तो हमको भी खिलाएंगे। तो ये एक एटमॉस्फेयर की बात हुआ करती थी। तो मेरा सब युवा पीढ़ी से, विशेषकर मेरे समाज के लड़कों से, समय को ख़राब मत करो। जो भी करना है, छोटा छोटा, मैं तो कह रहा हूँ आटे की चक्की भी लगानी है तो उसमें भी पूरे परफेक्शन से काम करो। चाय की दुकान भी लगानी तो परफेक्शन से। मैं तो घनश्याम जी के मंदिर में भजन, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं 1990 से लेकर के और सन 2000 तक रोज़ाना रात को 10:30 से लेकर 11 बजे तक घनश्याम जी के मंदिर में भजन गाता था। और भजन भी वो जो वहीं के भजन होते थे। मेरी मम्मी गाती थी, ओ जी मारो मोहन मुरली वाड़ो उबो जब नरी तीर थाने काई काई कह समझाओ हमारा सांवरा गिरधारी, और जो जानो ज्यों लीजो हमारी सुजू जानो ज्यों लीजो। ये आप मानोगे नहीं, मैंने तो माने कोई नहीं मानता, मेरे घर वाले, मेरी भार्या नहीं मानती है। मैंने तो घनश्याम जी को नहाते हुए देख रखा है, आई सीन बाय माई आईज। मुझे आज भी वो छवि दिखती है बस। और जिस दिन भी कुछ भी बना, मैं चाहे सरकारी वकील बना तो मैं घनश्याम जी का मंदिर भाग के गया, मैं जज बना तो मैं कोर्ट से सीधा भाग के, जो वारंट आया वहाँ से राष्ट्रपति भवन से, तो मैं सीधा गया। और जिस दिन रिटायर हुआ तो वापस वहीं जाके भजन गाया। और फिर मैं मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बना तो भी मैं सीधा वहाँ गया। तो क्योंकि अपना विश्वास है। मैं ये नहीं कहता कि भगवान घनश्याम जी ही दुनिया के अंदर, लोगों की सबकी आस्था है, किसी का खुदा है, किसी का कुछ है, किसी का अपने कुंज बिहारी जी हैं, किसी की बाल किशन लाल जी, लेकिन मेरी आस्था घनश्याम जी। तो सर इतने ही हमारे सवाल थे, और मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जाने से पहले, आपसे बातचीत ख़त्म करने से पहले, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, जैसे जिक्र किया सर ने
कि वो अक्सर घनश्याम जी में जाके भजन गाया करते थे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सर की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली है, तो कुछ लाइन सर जाते जाते व्यूअर्स के लिए सर। जब वो राधिका जो है कलर लगी हुई आती है घर पे, तो राधा को उसकी सास पूछती तू कहाँ से रंग लगाया तुझे, तो वो उसको कहती है, वापस जवाब क्या होता है, अपने यहाँ की बहुत पुरानी होली मेरी मम्मी गाती थी। तुझे किण होरी खिलाई रे, बावरी बन आई, तुझे किण होरी खिलाई रे, बावरी बन आई। अब वो राधा कहती है, मैं तो गई थी गुलाब के बन में, चंपे ने डार चलाई, कांटों जो लागो मोरी अंगिया, उससे मेरी चुनरी भीगी, मैंने मुझे नहीं होरी खिलाई रे, बावरी बन। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।